नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान हैं आज राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज सबसे बड़ी खबर व्यूअर्स जो आज बनी हुई है इस वक्त देश भर में वो है जातीय भेदभाव रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में, मतलब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं जब भी कुछ दिनों पहले, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा है। इसमें जो नियम बनाए गए हैं इसको लेकर अब जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खास तौर पर सवर्ण वर्गों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज सड़कों पर भी उतर आया है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। करणी सेना ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से ये प्रदर्शन शुरू होगा। इसमें भारी तादाद में सवर्ण समाज के लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर हापुड़ में सवर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने ये गाइडलाइंस वापस नहीं ली तो फिर इसका सीधा असर चुनावों पर वो भुगतने के लिए तैयार रहे। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उधर यूजीसी के नियमों से नाराज एक और बड़ा अपडेट यह है कि इससे नाराज होकर बरेली के एक सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने अपने पद से कल इस्तीफा दे दिया। आप देख रहे हैं कल से वो बहुत बड़ा बवाल बना हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से करते हुए अब तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इस कहानी में लेकिन और बहुत कुछ है जो आज हम आपको बताएंगे। तो ये इसका एक पक्ष है। हुआ ये कि उनका इस्तीफा हुआ और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही कि शंकराचार्य जी का अपमान जिस तरह हो रहा है, यूजीसी के गाइडलाइन से सवर्णों को जिस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम इससे नाराज होकर के इस्तीफा देते हैं। सिटी मैजिस्ट्रेट है बरेली के। फिर उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो अलग अलग घटनाएं हैं। ये जो प्रमुख बात है कि ये गाइडलाइंस जो लाई गई और उस वक्त शायद सरकार को ये नहीं लगा कि इसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो सकता है या एक वर्ग में इसको लेकर इतनी नाराजगी हो सकती है, तो शायद सरकार ने इसको हल्के में लिया। और लगातार ये बात उठ रही थी कि इस सरकार पर दबाव बढ़े इसको वापस लेने के लिए, कम से कम स्पष्टीकरण तो सरकार की तरफ से आए। तो हम देख रहे हैं कि कई सांसद हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद ही कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है कि मोदी जी कुछ गलत नहीं होने देंगे सवर्ण समाज के खिलाफ के साथ। मोदी जी सवर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण भी लेकर के आए थे। सारे जातीय समूह जो हैं सब बराबर हैं कानून की नज़र में, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला ज्यादा गर्मा रहा है। यूपी में बीजेपी के विधायक, सवर्ण विधायक खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून की नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी चाहिए। ये भेदभावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास आज बहुत सारे बयान हैं जिनसे आपको हैरानी भी होगी। वो लोग जो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ रुख रखते हैं वो जो है वो भी कह रहे हैं कि ये जो है ये गलत हो रहा है। ये ओबीसी समाज को इसमें जो डाला गया है, खास तौर पर एससी एसटी वर्ग के साथ ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो उनको डाल करके तो और आप मुकदमेबाजी जो है बढ़ाओगे। ये राकेश टिकैत का बयान है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि ये बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट साहब ने कल कुछ बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। इन्होंने तो यही भी कह दिया कि मैं डीएम को इस्तीफा देने के लिए गया तो डीएम को लखनऊ से कोई फोन आया और फोन पे मैंने सुना वो स्पीकर पर बात कर रहे थे, कहा कि ये पगला गया है, इसको रात में जाने मत देना, इसको यहीं अपने पास बैठा करके रखो। लेकिन इससे आगे भी कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उनकी बात सुना देता हूं आपको। को बताना पड़ेगा किस ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से बात कर रहे थे, उनके आदेश ले रहे थे। वो कौन आका था उनका जिससे बोल रहे थे कि ये साला पंडित पागल हो गया। रात को बताएं ये साला पंडित पागल हो गया, कौन बता रहा था? ये जिलाधिकारी महोदय आगे बताएं, नहीं तो मैं माननीय जो अब राष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से उनसे निवेदन है एसआईटी गठित करें। ये बताएं कौन है, किसने व्यक्ति ने बोला था। यहाँ संवैधानिक जो यहाँ तंत्र जो विफल हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, इनकी जब ये बात सामने आई, मैंने कल देखा इस गुजर, तो एक बयान मुझे दिखाई दिया। उसमें बीजेपी के एक सीनियर लीडर कह रहे थे बहुत से लोगों को चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीति करने की इच्छा होती है, राजनीतिक जगत में कदम रखने की इच्छा होती है। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। उस वक्त मुझे लगा ये मामला टालने के लिए ऐसा करें, लेकिन फिर कुछ जानकारियां आई सामने, वो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी के विधायक और यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की। इस दौरान माता प्रसाद पांडे को अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के बारे में बताया। और हमें तो ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से अलंकार अग्निहोत्री जी की बात भी हुई थी।
तो कुछ महीने पहले तो ये यूजीसी का कोई मामला था नहीं, सिटी मैजिस्ट्रेट का कोई काम होता नहीं नेताओं से इस तरीके से कोई मुलाकातें करने का। मैं ये बातें देखिए अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर भी मैं कुछ वो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये भी इसका एक पक्ष है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ये बात सही तो नहीं कि मैजिस्ट्रेट साहब राजनीति करना चाहते हैं इसलिए वो इतना खुल करके आए, सामने आए। बाकी जो बातें डीएम दफ्तर के अंदर हुई वो तो इनकी मौजूदगी में हुई या डीएम साहब की मौजूदगी में हुई, तो वो तो यही दोनों जानते हैं वहां क्या, वहां कोई कैमरा तो लगा नहीं था। अब ये एक बात हो गई। अब सवाल ये है कि क्या सरकार पर दबाव बन रहा है। अब ये भी जानकारियां आज मैं देख रहा था आ रही थी कि यूजीसी भी दबाव में है, शिक्षा मंत्रालय भी दबाव में है और अटॉर्नी जनरल से राय भी ली जा रही है कि इस मामले पर आगे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अगर अब सरकार पीछे हटती है तो ओबीसी वर्ग और बाकी पिछड़ा वर्ग जो है वो नाराज हो जाएंगे कि आपने सवर्णों के दबाव में कानून, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई गई गाइडलाइंस है, ये भी हमको आपको बताना चाहिए, ये अपने आप नहीं सरकार ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला की माता जी की पिटीशन पर और एक और पिटीशन पर यह आदेश सरकार को दिया कि हर जगह उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस किस्म की कमेटियां बनाई जाएं। अगर वापस लेती है तो फंसती है, अगर वापस नहीं लेती है तो जो आपका सबसे प्रमुख समर्थक वर्ग है वो इस वक्त सड़कों पर उतरने की आपको धमकी दे रहा है और वो पूरी तरीके से नाराज बताया जा रहा है। अब मैं आपको इस पर एक रिएक्शन आगे आपको दिखाऊं। यूपी में जो हो रहा है, यूपी के जैसे बिठूर सीट से विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, इन्होंने कहा कि नियमों में सुधार होना चाहिए। इनका कहना है हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनके बेटे प्रतीक भूषण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दोहरे मापदंडों की समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी के किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने तो इस्तीफा ही दे दिया। चिट्ठी में श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी की नई नीति को आत्मसम्मान के खिलाफ बताया। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया कि साहब ब्राह्मण समाज, खास तौर पर ब्राह्मण समाज खुलकर नाराजगी जता रहा है, सवर्ण समाज और नाराजगी जता रहा है, तो इस पर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई नाराज नहीं है, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाया जा रहा है, इतनी सी बात है। इसी के लेकर सर सवर्ण समाज सर बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं, भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। राकेश शुक्ला जी, केशव मौर्य जी कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है और जो नाराज है वो सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। विधायक कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं गलत हुआ, इसको वापस लिया जाना चाहिए। क्या ये बड़ा मुद्दा बन चुका है? समीर जी, इस इशू पर क्या सरकार दबाव में है और इसकी समीक्षा करने के लिए सरकार जो है विवश दिखाई दे रही है? देखिए, सरकार को अंदाजा नहीं था कि वो ये जो चेंजेस लेकर आ रही है। ये बेसिकली रोहित वेमुला और पायल ताड़वी की जब आत्महत्या हुई थी ना, उसके बाद उनके पेरेंट्स इसमें सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये जातिगत भेदभाव होता है, इसके लिए कठोरतम कानून बनाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ना, उस समय जब जस्टिस सूर्यकांत थे, उन्होंने इस सरकार को कहा था कि इस संदर्भ में नए गाइडलाइंस लेकर आए। लेकिन सरकार जो नई गाइडलाइंस लेकर आई, सरकार में उसने अपने थोड़ा ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझा। सरकार ने कहा इसमें ओबीसी नहीं है, ओबीसी को भी जोड़ दो इसके अंदर। सरकार ने कहा इसमें भाई ये था कि अगर कोई दुर्भावनापूर्ण, कोई गलत तरीके से अगर कोई आरोप लगाएगा तो उसके पर जो कार्रवाई होने की जो लॉ था उस लॉ को हटा दो। तो सरकार ने इसको इस तरीके से बना दिया कि इसमें सवर्णों के पास अपने बचाव के लिए कुछ ही रहा। कोई गलत शिकायत करेगा तो आप उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। तो सरकार को लगा था कि भाई सवर्ण, दो बड़ी बातें हैं समीर जी जो आप बता, एक तो कि जो कमेटियां बनेंगी जांच की, कोई शिकायत अगर जाती है कि भाई हमारे साथ जातीय भेदभाव हुआ, मास्टर ने किया या किसी लड़की उसमें समानता समिति जो बनी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी है, महिला और दिव्यांग। तो जांच करने वाली कमेटी में सवर्ण समाज का कोई नहीं रखा उसके अंदर आपने। दूसरा ये मांग थी कि भाई इसमें अगर कोई गलत शिकायत करता है, फर्जी शिकायत करता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब वो प्रावधान भी इसके अंदर हटा वो आपने क्यों हटा दिया? मतलब आपको डर नहीं ना, आप शिकायत कर दो, अगर सजा हो गई, सवर्ण क्लास से वही का छात्र है, परेशान होता रहेगा, सजा भुगतता रहेगा, सस्पेंड होगा, परेशान होकर वो भी आत्महत्या कर लेगा, झूठी शिकायत बाद में निकलेगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आपने एक तरफ से आपने समानता का न्याय स्थापित करने के लिए, पिछड़े लोगों को, ओबीसी एसटी लोगों को सम्मान देने के लिए आपने सवर्ण वर्ग को इस तरीके से धकेल दिया है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप मरो जाके, आपके कोई खिलाफ शिकायत होगी, आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है सरकार को लगा था कि ये कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है तमाम सोशल मीडिया पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह के सरकार का विरोध हो रहा है। सरकार हमारे व्यूअर्स बार-बार कह रहे थे इस पर बात कीजिए, सरकार के हमने एक दिन बात की भी थी इस पर। सरकार के समर्थक वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब सरकार के सामने आगे कुआ है तो पीछे खाइए। अब वो कानूनी राय ले रहे हैं, अभी तो हमें जानकारी मिल रही है। दूसरा आप देखिए, जो इसको जस्टिफाई करने के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए जो सांसद हैं बीजेपी के, निशिकांत दुबे जी को मैं देख रहा हूं कल से सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सारी भ्रांतियां दूर की जाएंगी।
संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं, मतलब संविधान किसी में कोई अंतर नहीं करता। और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल और केवल माननीय मोदी जी के कारण मिला था। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी जी ने दिया। यूजीसी की भ्रांतियां हम खत्म करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा, हम भ्रांतियां दूर करेंगे। सवाल, भ्रांतियां तो अगर लोगों के मन में है तो कब दूर करेंगे? कौन आगे आकर के ये बताएगा कि साहब नहीं, आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, या इसके अंदर कोई और सेफ गार्ड है जो लोगों को नहीं नजर आ रहा है? तो आप सरकार को आगे बताना चाहिए कि नहीं, इसमें भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा किसी के साथ, कि आपके साथ भी कोई मिसयूज इस कानून का जो है, इन नियमों का नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये बातें कोई आके करे तो। फिलहाल जो हकीकत है वो है जो आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है। राजकुमार जी, कितनी बड़ी फांस बन गई सरकार के लिए ये मुद्दा? देखिए, पहले तो आपने भ्रांति की बात कही, या निशिकांत दुबे ने कहा है, तो भ्रांति पैदा क्यों हुई है? भ्रांति उन नए नियमों से पैदा हुई है जो अपने आप में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस नजर आते हैं। कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है तो एक बेहतर कानून और बेहतर समाज बनाने के लिए होती है। अगर आपको उसमें दो लैक्यूना दिख रहे हैं कि जो गलत शिकायत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, दूसरा जो कमेटी बनेगी उसकी सुनवाई के लिए, देखिए रखिएगा तस्वीरों की, थोड़ा इमेज भी देखिए रखिए जी, उस कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। भ्रांति नियमों से पैदा हुई है, भ्रांति जनता के मन में नहीं है। आपके नियमों में भ्रांति है, वो जनता के विरोध में या प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित हो रही है। ये समस्या इतनी बड़ी है, सौरभ जी, मैं थोड़ा एक अलग संदर्भ में बात करूं कि जब भी आप धर्म या जाति की राजनीति करते हैं, आसान होती है उस पर चढ़ने का, लेकिन उसकी सवारी करना हमेशा खतरनाक होता है। अभी समीर जी ने इशारा किया कि आपने ये नियम तो बना दिए, और नियम आपने बनाए कहीं ना कहीं उन वर्गों को खुश करने के लिए जिनके बारे में माना जाता है कि उनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ या वो पीछे रह गए, जैसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। उनको आगे लाने पर आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन आगे लाने का तरीका ये नहीं हो सकता कि मुझे आगे लाना है तो आपको पीछे धकेल दिए। आप समान अवसर देंगे, जैसा कि इस कानून में कहा गया। मैं तो कल से सर ऐसी पोस्ट देख रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि इस चुनाव में ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने कितना वोट किया था, वैश्य समाज ने कितना वोट किया था। 89% वोट, जितनी मेरी जानकारी, पिछले चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, क्षत्रिय समाज ने 87% वोट दिया और वैश्य समाज ने 83% वोट दिया। अब इतना वोट हमसे ले रहे हैं और हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं और उस पर सफाई भी नहीं दे रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप इस कानून में फेरबदल करते हैं, जो कि करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, जिस तरह का दबाव बन रहा है, अभी तक 2 दिन हुए, 3 दिन, तो कहीं ना कहीं जिन वर्गों के हित में आप ये लाने का दावा कर रहे हैं, अब वहां से रिएक्शन अब उन वर्गों की मैं दिखा देता हूं। मैं आपको यूपी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद भी हैं चंद्रशेखर, उनका बयान पहले लगा दीजिए। चंद्रशेखर तो खुल के कह रहे हैं, अपनी रैली आगरा में रैली की थी, उन्होंने कहा कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है इन नए नियमों से। अब वो सीधा ब्राह्मण या उच्च जाति का नाम नहीं लेते, तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम केवल द्रोणाचार्य को है। द्रोणाचार्य को आज भी एकलव्य का अंगूठा चाहिए। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, एकलव्य आदिवासी थे, आदिवासी का इस्तीफा, अंगूठा मांग लिया था। सब कहानी महाभारत की सब जानते हैं, तो वो इशारों में बात कर रहे हैं कि आज भी केवल द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट करने वाली जातियों को प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि अगर उनके दबाव में ये नियम वापस लेती है सरकार, तो फिर 85% बहुजन आबादी है वो सारी सड़कों पर आ जाएगी। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। अब दिक्कत यह है कि हम नेता तो हमारे ऐसे हैं, जहां आग ना लगी हो वहां सिर्फ चिंगारी दिख रही हो तो हवा दे दे के आग भड़का दें, वो काम वो कर रहे हैं चंद्रशेखर। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि चिंगारी भड़की पूरी तरीके से भड़क चुकी है पहले ही। अब क्या करेगी सरकार? अब मैं आपको एक बयान सर और दिखा देता हूं, फिर मैं आता हूं। राकेश टिकैत, इनका बयान देख के मुझे हैरानी हुई। मुझे लगा कि राकेश टिकैत तो साफ साफ कहेंगे कि साहब नहीं, ये गलत, वापिस नहीं लिया जाना चाहिए, कानून बिल्कुल ठीक है। राकेश टिकैत का रुख बिल्कुल उल्टा निकला। राकेश टिकैत ने कहा कि इससे तो सरकार ने जातिवाद को और बढ़ावा दे दिया ये कानून ला करके, और इससे मुकदमेबाजी और बढ़ेगी। अभी तक SC, ST समाज के साथ ही होता था, मतलब मुकदमा वगैरह हो जाता था, अब आपने उसमें OBC को शामिल कर दिया। वो जाट हैं,
वो ओबीसी को शामिल करने पर वो एतराज कर रहे हैं कि इसमें आपने एससी एसटी के साथ ओबीसी शामिल क्यों कर लिए। फिर उन्होंने एक बार तो ये भी कहा, जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि ओबीसी भी इसमें शामिल है, तो उन्होंने कहा ओबीसी बैकवर्ड होता है, ओबीसी तो जमींदार होता है। अब उनकी क्या पॉलिटिक्स है मैं नहीं जानता, है वो अभी भी सरकार के खिलाफ ही, लेकिन इस मुद्दे पर जो है वो कह रहे हैं नियम गलत बने। कि जो ओबीसी वाले हैं उनको भी अगर कोई कुछ कहेगा तो वे भी एससी एसटी की तरह मुकदमा लिखवा सके, इससे राइट और बढ़ेगी। अभी तो उन्हीं का ही नहीं मिट रहा था, अब ये और नया जुड़ दे तो रोज मुकदमे और आवेंगे। भाई सरकार तो ये चाह रही है मुकदमों में, जातिवाद में और धर्मवाद में ये देश बटा रहे। वो कह रहे हैं राड़ और बढ़ेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ठेठ बोली बोल रहे हैं, मतलब झगड़ा और बढ़ेगा इससे। शुक्ला जी नहीं, देखिए जो राकेश टिकैत कह रहे हैं ना, राकेश टिकैत के कहने का आशय ये है कि जाट भी सामान्य वर्ग में आता है। यदि आप तमाम जातियों को जोड़ेंगे तो भारत में करीब 35% सामान्य वर्ग का वोट है। उसमें खत्री भी लीजिए, अरोड़ा भी लीजिए, तो पंजाबी भी लीजिए, जैन भी लीजिए, जाट भी लीजिए, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। जाति का मतलब सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर वैश्य कायस्थ ही नहीं है। अखिलेश यादव तो 85 कहते हैं, अभी चंद्रशेखर ही 85% कह रहे थे, अन्य मतलब उच्च वर्ग छोड़ के बाकी सब 85%। दूसरा सौरभ भाई, ओबीसी कोई जाति नहीं है, ओबीसी एक वर्ग है जिसको जाति के रूप में निरूपित कर दिया गया है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, वो वर्ग है। उसमें फिर ब्राह्मण ठाकुर भी आता है, लेकिन मान्यता नहीं है ब्राह्मण ठाकुर की ओबीसी में, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग माना ही नहीं जाता, वो तो हमेशा से समृद्धशाली वर्ग माना गया है। जहां तक बार बार सरकार जो कोर्ट का थ्योरी दे रही है, 2018 में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एससी एसटी एक्ट में बिना जांच के एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तब सरकार छाती ठोंकी, रामविलास पासवान जी और गहलोत जी मिलने गए प्रधानमंत्री जी से, सरकार ने छाती ठोंका कि नहीं, हम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई और संसद में भी उस नियम को बदला गया और 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई जांच नहीं होगी और एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी होगी, जमानत नहीं होगी। अरे तब इसलिए विरोध नहीं हुआ सौरभ भाई, क्योंकि तब जेन एक्स और मिलेनियंस थे, अब जेन जी है। क्योंकि जेन एक्स और मिलेनियंस अपनी आपाधापी में फंसा है, नौकरी कर रहा, घरेलू जिम्मेदारी है उसके ऊपर, लेकिन जेन जी जिसने सरकार में चेहरे तैयार किए, आज वही सरकार के चेहरों पर कालिक पोतने पे उतारू है। इसलिए पूरे देश में सिर्फ ये ब्राह्मण का आंदोलन नहीं है, ये सवर्ण का आंदोलन है, और सवर्ण देश में 35% है जिसको बताया नहीं जा रहा। अब सर वो आबादी तो क्या ही माने, अब क्या कोई वैसा आंकड़ा, सब अलग अलग बताते हैं, नेता भी अलग अलग बताते हैं। मैं तो कह रहा हूं सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है, जैसे ही आपने इसके अंदर ओबीसी जोड़ दिया, मैं आपके फिगर पे नहीं जाता, मैं कहता हूं चलिए 20% आप उच्च आबादी मान लीजिए, उच्च वर्ग की आबादी, फॉर डिस्कशन से कह रहा हूं, आप मान लीजिए 20% है देश के अंदर या किसी एक जगह पर। अब तो क्या होगा, अब ओबीसी जोड़ते ही आपने इसको 80-20 कर दिया कि 80% वाले के पास ये इख्तियार है, जो 80% आबादी है, कि मेरे खिलाफ कोई बात होगी तो ये 20% वाले ही करेंगे। बिल्कुल उनका वो उच्च वर्ग जो है वो ये कह रहा है, अगड़ी जातियों के लोग ये कह रहे हैं कि आपने पहले ही क्यों मान लिया कि हम ही अन्याय करेंगे, हमारे खिलाफ अन्याय नहीं हो सकता क्या। मैं कल एक मास्टर जी को सुन रहा था, किसी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा भाई अगड़ी जाति के तो मास्टर जो है मैंने देखा है, मैं जानता हूं, वो तो जाति देख के सरनेम देख के नंबर देते हैं। ये क्या रिवर्स नहीं हो सकता, क्या ये उल्टा पॉसिबल नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट का मास्टर हो, प्रोफेसर हो या उस किसी और जाति का हो, और वो किसी के साथ भेदभाव कर दे, क्या ये पॉसिबल नहीं है। इन नियमों में इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट ही कर दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन विल हैपन ओनली वन वे, एक तरफा ही मतभेद होगा। ये इस प्रेमाइस पर ये नियम बनाए गए। सबसे बड़ा एतराज इस बात का है। फिर जांच कमेटी में अगर एक आदमी ने शिकायत की, एक आदमी आरोपी है, तो जो जज, जो जूरी है, जो जांच कमेटी है, उसमें आप उच्च जाति के किसी व्यक्ति को रखने से आपको क्या एतराज था। भाई आप जांच कमेटी को तो फेयर मान के ही चलोगे ना, कि इसमें जिसको बैठा रहा हूं वो फेयर आदमी है, सीनियर आदमी होगा, तो फिर वो किसी भी वर्ग का हो, उसमें सारे वर्गों का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसमें एक बात जरूर है कि उसमें ये मैंडेटरी है, जो इक्विटी कमेटी हम बोलते हैं, जिसमें ये मैंडेटरी है कि जो एससी एसटी और इन सब वर्ग के लोग हों, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और दिव्यांग और महिला, ये इन लोगों का होना मैंडेटरी है। लेकिन ये कोई नहीं कहा गया कि स्वर्ण कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं रोकनी लगाई गई है कि स्वर्ण नहीं होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन भी नहीं रखा गया ना, ऑप्शन भी नहीं रखा गया। वाइस चांसलर बनाया गया, कॉलेज का प्रिंसिपल बनाएगा, उसकी मर्जी है, वो किसको। वाइस चांसलर भी स्वर्ण हो सकता है और सीनियर फैकल्टी भी स्वर्ण हो सकते हैं। खैर, ये
हमको नियमों को जो है उसी तरह से देखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशंस दी गई हैं डिस्क्रिमिनेशन की और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। उसमें ये मान लिया गया है कि किसी स्वर्ण के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप बोलते रहिए सर। लखनऊ में देखिए जबरदस्त हंगामा हो रहा है इसी मुद्दे को लेकर के। सवर्ण समाज के छात्र सड़कों पर हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था तो उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था मैकेनिज्म बना। उसने ये थोड़ा कहा था कि आप किस तरह की जो है गाइडलाइंस बना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपको कोई डायरेक्शन लिख के नहीं दिया कि ये ऐसे कमेटी बनेगी, या सरकार ने कहा कि एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए और उसका वैलिड रीजन था कि 118, अगर 19-20 का हम देख लें आंकड़े और उसके बाद 23-24 के देख लें तो 118% इंक्रीज था डिस्क्रिमिनेशन में। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट कोई इनकार नहीं कर रहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये गलती यूजीसी की ज्यादा है कि नियम वन साइडेड नहीं हो सकते। वही बोल रहा हूं, ये यूजीसी की प्रॉब्लम है कि उसने इस तरह के नियम बनाए। सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। नित्यानंद राय जी केंद्रीय मंत्री, और जहां तक मेरी जानकारी है MOS होमी है, वो गए हुए थे हाजीपुर, और वहां उनसे रिपोर्टरों ने उतरते पूछ लिया ये आप साहब ऐसा इस पर क्या कहेंगे, आप बहुत हंगामा हो रहा है। और वो लगे फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा करने, मतलब जवाब नहीं है, एक शब्द नहीं बोल पाए वो इस पर। सुन लीजिए। इसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में, इसको क्या कहेंगे? राजीव पटेल, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, तेजस्वी यादव के विदेश आने से हर नाथ की जय, एक्चुअली ये मतलब यही है कि जवाब नहीं है। सौरभ जी, ये नियमों में जो विसंगति है, जिसको हम बैलेंस के तौर पे देख लें, एक तरफा देख लें, या संतुलन नहीं है, वो इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है कि हमारे यहाँ दो कानून हैं। बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन दो कानून, एक का जिक्र आपने किया SC/ST वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और बाद में कानून बदल दिया। दूसरा है दहेज कानून। हाँ। दो कानून का जमकर दुरुपयोग होता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। उसके बावजूद अगर सामाजिक संतुलन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने से संबंधित कानूनों में इतनी लापरवाही होती है कि हम उनको एक पक्षीय बना देते हैं। अभी राहुल जी ने कहा कि इसमें मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पर क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि वर्गों के नाम गिनाने के बजाय कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जूरी में, किसी को आपत्ति नहीं होती। दूसरा, अगर मैं शिकायत कर रहा हूँ आपके खिलाफ, उसके बेस पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जांच हो सकती है, तो झूठी शिकायत होने पर मेरे खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए? करियर बर्बाद हो सकता है। ये तो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का ही उल्लंघन है। उसको हटा दिया। और नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं। इस पर मैंने सुनी कल किसी की दलील, विद्वान आदमी, उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम मेजर्स हैं, और एक्सट्रीम मेजर्स वन साइडेड ही होते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है कि उसको रोकने के लिए आपको कठोर नियम ही बनाने पड़ेंगे। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है, लेकिन सिर्फ कास्ट बेस्ड है, क्लास बेस्ड नहीं है। इसका फैसला आप कैसे करेंगे? नहीं, ओबीसी के खिलाफ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, को इससे अलग रख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, और ये मान लेना भी नहीं है इतना, ये मान लेना कि अपर कास्ट के साथ नहीं हो सकता, वो भी गलत है। नियमों में एक प्रॉब्लम और है, जिसमें ये कहा गया है कि परोक्ष रूप से ही नहीं, अगर मतलब अपरोक्ष रूप से मन में भी सोच लिया आपने कि हमें अपमानित किया है, मतलब तो आप उसके खिलाफ इनडायरेक्ट भी है तो भी वो मान लिया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस लिखी है ना, जो उसकी डेफिनेशंस लिखी है ना, वो पूरी तरह से देखिए एक बयान। अब जब तक इस पर सरकार से कोई सीनियर आदमी बात नहीं करेगा, जैसे केशव मौर्य जी ने टाल दिया, कोई नाराज नहीं है, ऐसे में आपको आगे बीजेपी के और एमएलओ से बोला नहीं जा रहा, केंद्रीय मंत्री बोल नहीं पा रहे। मनन मिश्रा राज्यसभा सांसद ने बोला, उन्होंने खुल के बोला। संजय निषाद सहयोगी हैं यूपी सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जब भी कोई नई चीज आती है हंगामा होता ही है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे अगर देखेगा हमें इसमें कुछ जरूरी है, कुछ बदलाव करना तो कर देंगे। सौरभ जी, एक चीज नोट कर रहे हैं आप इसमें? सुन के रिपोर्ट के अनुसार भेदभाव बढ़ गए थे, ओबीसी के ऊपर भी हो रहा था, तो रिपोर्ट देखो कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर है। अगर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि 10% अपर कास्ट को भी मिलना चाहिए, तो 10% अपर कास्ट को दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। भाई महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को दिया गया, आरक्षण दिया। तो अगर किसी की सोशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसके लिए अगर एक्ट आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, और कुछ हो तो उसमें बदलाव होगा बाद में, लेकिन ये बिना मतलब का नुकसान। इसके मतलब आप
नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि यूजीसी का एक्ट लागू हो, और लागू होने के बाद अगर कहीं उसमें खामी आती है तो बाद में उसमें संशोधन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जाति जहां आ जाती है ना, तो ये तो सहयोगी हैं, फिर भी वो तो पार्टी की दीवारें भी तोड़ देती है। वो तो मतलब अपनी पार्टी, एक पार्टी के अंदर ही विभाजन हो जाए जाति के नाम पर। गोलबंदियां जाति में यूपी में जैसी हुई है, वो आपको दिखेगी। केशव मौर्य जी की मजबूरी है, वो जिस समाज से आते हैं उनको समर्थन ही करना है इस नियमों का। अब क्या भाई, जितनी प्रतिक्रिया आपने अभी तक सुनी और सुनवाई, ज्यादातर प्रतिक्रियाएं अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं, संजय निषाद क्या बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद क्या बोल रहे हैं, और जैसा समीर जी कह रहे थे मनन मिश्रा क्या बोल रहे हैं, तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द की या न्याय की चिंता कहीं इसमें परिलक्षित 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी जाति का मुंह देखा था। अच्छा, याद दिला और दिया। ग्वालियर में उन्होंने कहा था किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दे। मामला याद है आपको पूरा, क्योंकि बीजेपी हार गई थी आरक्षण को लेके था, आरक्षण को लेके था। उस समय कहा जाता कि संघ आरक्षण खत्म करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ था। तो शिवराज सिंह चौहान एक सभा में SC ST की सभा थी, उसमें उन्होंने कहा था किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कर सके। मुझे याद है उसके बाद हम भोपाल किसी कार्यक्रम के लिए गए थे, इतनी जबरदस्त नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। उसके बाद हाथ जोड़ते घूम रहे थे वो। जी, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे।